गुरुदेव, जैन दर्शन के अध्ययन में मेरी काफ़ी रुचि रही है और मैं अक्सर स्वाध्याय करता रहता हूँ। तो जैन ज्योग्राफी का जब मैं अध्ययन करता हूँ, जैन जो अपना कॉस्मोलॉजी है, करुणानुयोग है, उसका अध्ययन करता हूँ और उसको जो मैंने आधुनिक किताबों से ज्ञान प्राप्त किया है या आधुनिक विश्व को जो हम देखते हैं, तो दोनों में बहुत ही मिसमैच होता है, कोरिलेशन नहीं होता है। अभी ये हिमवान पर्वत हिमालय पर्वत ही है, ये विजयार्थ पर्वत कहाँ पे है, भारत क्षेत्र हमारा केवल भारत है, ये पूरा विश्व भारत में है, ये कई सारे चीज़ें आई एम नॉट एबल टू रिकंसाइल इन माई माइंड। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं अल्पज्ञानी हूँ, आधुनिक ज्ञान में जो अवेलेबल है काफ़ी अल्प है, और जो जैन करुणानियोग है या जैन जो कॉस्मोलॉजी या विश्व है वो केवली भगवान ने देख के बताया है। तो मैं क्या समझूं और मैं इसको किस तरह से ग्रहण करूं ताकि मेरी आस्था बनी रहे और मेरा स्वाध्याय में एक और दूसरों को समझाने में मैं सफल रहूं। देखिए, इस विषय में मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि वर्तमान खगोल और भूगोल को जैन शास्त्रों में वर्णित खगोल या भूगोल से जोड़ने का प्रयास करना ही बेवकूफ़ी है। ऐसा करना ही नहीं चाहिए। और जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सब द्राविड़ी प्राणायाम कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इस कड़ी में मैं एक बात कहता हूँ और ये मेरा अपना चिंतन है, यदि इस पर विचार करें तो सब समस्याओं का बड़ा अच्छा समाधान निकल कर आ सकता है। वो क्या है? हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की पृथ्वी का उल्लेख है, एक शाश्वत पृथ्वी और दूसरी अशाश्वत पृथ्वी। शाश्वत पृथ्वी वह पृथ्वी जहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और अशाश्वत पृथ्वी वो पृथ्वी जहाँ अवसर्पिणी उत्सर्पिणी आदि षट कालों में परिवर्तन होता है। तो काल का जहाँ प्रभाव है और कालजन्य प्रभाव से परिवर्तन होता है वो अशाश्वत पृथ्वी है। रहस्य की बात यह है कि हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का है और हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी है। भरते रावतयो वृद्धिरासो षट्सम्याभ्याम उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम। तो हमारा ये भरत क्षेत्र अशाश्वत है। तो जो वर्णन हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं वो हमारा है ही नहीं। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, इसे थोड़ा समझिए। वो वर्णन हमारा है ही नहीं। हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है कि जब पंचम काल खत्म होगा, छठा काल आएगा, प्रलय होगा, तो ये सारी धरती चकनाचूर हो जाएगी एक योजन नीचे तक। फिर जब भोग भूमि आएगा तो धरती उस समय फ्लैट रहेगी। जिस समय भोग भूमि थी ये धरती फ्लैट थी। हमारे यहाँ जो जम्बू द्वीप को थाली की तरह चपटे आकार का कहा है ना, ये कब था? तो ये आकार इसका था भोग भूमि के काल में, एकदम समतल, न कोई पहाड़ थे, न कोई नदियाँ थी, न कोई नाले थे, न कोई और कुछ ऐसी स्थितियाँ थी। कर्म भूमि की ओर परिवर्तन हुआ तो धरती एक योजन ऊपर उठी। मुझे लगता है कि जब धरती एक योजन ऊपर उठी होगी, पूरा का पूरा भरत क्षेत्र का आर्यखंड, पूरा भरत क्षेत्र नहीं, भरत क्षेत्र का आर्यखंड जो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, उतना एरिया एक योजन ऊपर उठा होगा। आप कल्पना कर सकते कितनी ऊर्जा का विस्फोट हुआ होगा, कितनी शक्ति प्रकट हुई होगी। मुझे लगता है हो ना हो जब ये धरती उठी इसने ग्लोबल सेफ ले लिया हो, और ये धरती ऊपर उठी इसलिए इसमें अनेक उपसमुद्र और क्षुद्र पर्वत प्रकट हो गए, और इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड का शेष जम्बूद्वीप से संपर्क खत्म हो गया। तो हम जहाँ रह रहे हैं वो अलग जगह है और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो अलग है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये सूचनाएं हमारे ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रंथों की होली जला दी गई। 6-6 महीने तक होली जलाई गई। काश आज वो ग्रंथ हमारे पास होते तो इन सवालों का उत्तर हमारे पास होता। इसलिए पृथ्वी गोल है या चपटी, सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है या पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है,
दिमाग मत लगाओ, एक ही बात सोचो, मेरा चक्कर कैसे मिटे। नमस्ते गुरुदेव, बहुत ही बढ़िया गुरुदेव, आपने बहुत मेरी टेंशन या एक मेरी जो थी वो ये एक वास्तविक जिज्ञासा थी जो काफी दूर हो गई है। बहुत सुंदर।